चारुलता ने पूछा, तुमने उसकी लिखी कोई रचना पढ़ी है? भूपति ने कहा, हाँ नहीं, अच्छी तरह नहीं पढ़ी है, समय नहीं मिला। किंतु हम लोगों का निशिकांत पढ़कर प्रशंसा कर रहा था। वह लेखों का मन भली भांति समझता है। भूपति के मन में अमल के प्रति एक तरह की श्रद्धा का भाव जाग उठा। यही चारुलता का आंतरिक इच्छा है। उमापद अखबार में लेख देने वालों को 5 तरह के पुरस्कार देने की बात भूपति को समझा रहा था, किंतु पुरस्कार देकर किस तरह नुकसान संभाल कर लाभ हो सकेगा, ये बात भूपति की समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। चारुलता एक बार कमरे में प्रवेश कर उमापद को देखकर लौट गई। फिर थोड़ी देर में इधर उधर तबीयत बहलाकर कमरे में गई तो फिर उसने देखा कि दोनों मिलकर हिसाब के सिलसिले में बहस कर रहे हैं। चारुलता की अधीरता देखकर उमापद किसी बहाने कमरे से बाहर चला गया। भूपति हिसाब लेकर सोचने लगा। चारुलता ने कमरे में प्रवेश करके पूछा, अब तक भी शायद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? दिन रात उसी एक समाचार पत्र को लेकर तुम्हारा समय कैसे कटता है, यही मैं सोचती रहती हूँ। भूपति हिसाब को एक तरफ रखकर कुछ मुस्कुराया। मन ही मन सोचा, सच है, चारुलता की तरफ ध्यान देने का मुझे समय ही नहीं मिलता। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। इस बेचारी के लिए समय बिताने का कुछ भी साधन नहीं है। भूपति ने स्नेह भरी आवाज में कहा, आज तुम्हारी पढ़ाई नहीं हुई। मास्टर साहब शायद भाग गए हैं। तुम्हारे पाठशाले के सभी नियम उल्टे ही, छात्रा पोथी पत्रा लेकर तैयार है और मास्टर लापता। आजकल अमल तुमको पहले की तरह नियम से पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं मालूम हो रहा है। चारुलता ने कहा, अपने पढ़ाने में लगाकर अमल का समय नष्ट करना क्या उचित है? मानो तुमने अमल को एक मामूली प्राइवेट ट्यूटर ही समझ लिया है। भूपति ने चारों को पास खींचकर कहा, इसे क्या मामूली प्राइवेट ट्यूटरी कहते हैं? तुम्हारी तरह भाभी पाकर यदि मुझे भी पढ़ाने को मौका मिलता उस हालत में। चारुलता, तुम और कुछ न बोलो। पढ़ा लिखा पति पाकर भी मेरे लिए पति के कॉलेज में अपने स्वार्थ की बातों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भूपति ने कुछ घायल होकर कहा, अच्छा, कल से मैं अवश्य ही तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा। अपनी पुस्तकें जरा लाओ तो देखे तुम क्या पढ़ती हो। चारुलता ने कहा, बहुत हुआ, तुमको मुझे और पढ़ाने की जरूरत नहीं। इस समय जो कर रहे हो वही ठीक है। पढ़ाने लगोगे तो क्या उस हालत में अपने अखबार का हिसाब किताब कुछ रख सकोगे? तब और किसी तरफ अपने मन भी नहीं लगा सकोगे। भूपति ने कहा, ठीक कहती हो, इस समय तुम मेरे मन को जिधर घुमाना चाहोगी उधर घूम जाएगा। चारुलता, अच्छा, तो अमल के इस लेख को एक बार पढ़कर देखो कि अच्छा हुआ है। सुनकर भूपति ने कुछ संकोच के साथ पत्रिका को हाथ में ले लिया। खोलकर देखा, लेख का शीर्षक है, आषाढ़ का चांद। गत 2 सप्ताह से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना के बारे में बड़े बड़े आंकड़े तैयार कर रहा था। वे सभी आंकड़े बहुपदी कीट की भांति उसके मस्तिष्क के बीच चक्कर लगा रहे थे। ऐसे समय में अचानक बंगला भाषा में लिखा हुआ आषाढ़ का चांद शीर्षक लेख आद्यंत पढ़ने के लिए उसका मन तैयार नहीं था। निबंध बहुत छोटा भी नहीं था। लेख इस तरह आरंभ हुआ, आज क्यों आषाढ़ का चांद सारी रात बादल के बीच से छिपता हुआ घूम रहा है, मानो स्वर्गलोक से कोई चीज चुरा कर लाया है, मानो कलम छिपाने का स्थान नहीं है। फागुन के महीने जब आकाश के किसी कोने में मुट्ठी भर बादल भी नहीं, तब तो संसार की आंखों के सामने उसने निर्लज की भांति उन्मुक्त आकाश में अपने को प्रकट किया और आज उस पर वह विहंगना शिशु के स्वप्न की भांति, पिया की स्मृति की भांति। भूपति ने सिर खुजलाकर कहा, बहुत लिखा है, किंतु क्या ये सच कवित्व भाव मैं समझ सकता हूँ? चारुलता ने संकुचित होकर भूपति के हाथ से कागज छीनकर कहा, तुम तब क्या समझते हो? भूपति ने कहा, मैं संसार का मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य को समझता हूँ। चारुलता ने कहा, मनुष्य की बातें मानो साहित्य में लिखी ही नहीं रहती, भूपति, गलत लिखी जाती है। इसके अलावा जब मनुष्य सशरीर मौजूद है तब बनावटी बातों के बीच उसे खोजते रहने की जरूरत। कहकर चारुलता का बुक पकड़कर कहा, मैं तुमको जितना समझता हूँ उसकी पुष्टि के लिए क्या मेघनाद का कवि कल्पना के चंडी को आद्यंत पढ़ने की जरूरत है? काव्य समझ नहीं सकता, ये कहकर भूपति गर्व अनुभव करता था, किंतु फिर भी अमल की लिखी हुई चीज अच्छी तरह न पढ़ने पर भी उसके प्रति भूपति के मन में एक प्रकार को श्रद्धा थी। भूपति सोचता, बतलाने समझाने को कोई भी बात नहीं है, तथापि इतनी बातें अनर्गल बनाकर कहना, ये काम तो सिर पटक कर मर जाने पर भी मुझ में नहीं हो सकता। अमल के मस्तिष्क में इतनी शक्ति है, ये कौन जानता था?
भूपति अपनी रसज्ञता को अस्वीकार करता थे। साहित्य के प्रति उनके मन में कृपणता नहीं थी। कोई दरिद्र लेखक यदि उसे पकड़ता तो पुस्तक छपाने का खर्च भूपति उसे देता, केवल विशेष रूप से कह देता कि देखना, मुझे ये समर्पित न की जाए। बगला भाषा के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पाठ्य अपाठ्य सभी पुस्तकें वह खरीद लेता। कहता, एक तो पढ़ना ही नहीं, फिर यदि न खरीदूं तो पाप भी करूंगा, प्रायश्चित भी न होगा। पढ़ता नहीं था, इसलिए बुरी पुस्तकों के प्रति उसके मन में लेशमात्र भी द्वेष का भाव नहीं था। उसकी लाइब्रेरी बंगाल पुस्तकों से भरी हुई थी। अमल भूपति को अंग्रेजी पेपर देखने के काम में सहायता करता था। किसी एक कॉपी के दुर्बाध्य लिखावट को दिखलाने के लिए उसने कागजों का एक ढेर लेकर कमरे में प्रवेश किया। भूपति ने हंसकर कहा, अमल, तुम आषाढ़ का चांद और भादो मास के पके ताड़पत्र पर जितना जी चाहे लिखो, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करता। मैं किसी की स्वाधीनता में टांग नहीं अड़ाना चाहता, किंतु मेरी स्वाधीनता पर हस्तक्षेप क्यों? वो तो उन सबको मुझे बिना दिखाए चैन न लेंगी। तुम्हारी भाभी का ये कैसा अत्याचार? अमल ने हंसकर कहा, भाभी, मेरे लिखे हुए विषयों को लेकर तुम जो इस तरह भैया पर जुर्म करने का उपाय ढूंढ निकालोगी, ऐसा मालूम होता तो मैं लिखता ही नहीं। साहित्य रस से विमुख भूपति के पास लाकर अपनी अत्यंत कष्ट से लिखी हुई चीजों को अपमानित करने से अमल मन ही मन चारुलता पर रंज हुआ, और तुरंत ही इस बात को समझकर चारुलता के मन में कष्ट हुआ। बात को दूसरी तरफ घुमा देने की नियत से उसने भूपति से कहा, तुम अपने भाई का ब्याह कर दो, उस हालत में लिखाई का उपद्रव सहना न पड़ेगा। भूपति ने कहा, आजकल के लड़के हम लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हैं। अच्छा हो, अपने देवर को तुम विवाह करने के लिए सहमत कर लो। चारुलता के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा, अमल, मुझे इस अखबार के झमेले में फंसा रहना पड़ता है। चारुलता बेचारी बहुत ही अकेली पड़ गई है, कोई काम काज नहीं है। बीच बीच में मेरे इस लिखने के कमरे में झांक कर लौट जाती है। क्या करूं, बतलाओ। अमल, तुम उसे कुछ लिखने पढ़ने में व्यस्त रख सको तो अच्छा हो। कभी कभी अंग्रेजी काव्य से अनुवाद करके उसे सुना दिया करो, भलाई भी होगी और अच्छा भी लगेगा। चारुलता साहित्य में विशेष रुचि रखती है। अमल ने कहा, हाँ, रुचि तो है। यदि भाभी कुछ और पढ़ लिख लेंगी तो मुझे विश्वास है कि वे स्वयं बहुत अच्छा लिख सकेंगी। भूपति ने हंसकर कहा, उतनी आशा नहीं करता, किंतु चारुलता बांग्ला लेखों की अच्छाई या बुराई मुझ में अधिक समझ सकती है। अमल, उसमें बहुत अच्छी कल्पना शक्ति है, स्त्रियों में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। भूपति पुरुषों में भी बहुत कम दिखाई पड़ता है, इसके गवाह मैं हूँ। अच्छा, यदि तुम अपनी भाभी को योग्य बना सको तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। अमल, क्या दोगे? सुन लूं। भूपति, तुम्हारी भाभी की सी एक जोड़ी खोज ला दूंगा। अमल, फिर उसे लेकर पढ़ाने लिखाने में लग जाना पड़ेगा। चिरकाल तक क्या योग्य बनाते रहने में ही समय बिताऊंगा। दोनों भाई आजकल के नई दुनिया के लड़के हैं, कोई भी बात उनके मुंह में रुकावट नहीं डालती। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।